गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप लोगों को कल 9वीं क्लास में पूरी सारी बातें आप लोगों को बता दिए थे 6 पॉइंट तक, 6वें दिन तक। और आपका 7वां पॉइंट है आज है सरकारी एवं सरकारी संगठन। और हो सकता है कि आज आपकी समावेश शिक्षा की लास्ट क्लास होगी और आपका सिलेबस समावेश शिक्षा का समाप्त हो जाएगा। साथियों, सरकारी एवं गैर सरकारी कहने का मतलब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो एनजीओ के माध्यम से संस्थाएं चलाई जाती है, संगठन बनाए जाते हैं। देखिए साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से किसकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यूपी का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ से ही विकेंद्रीकरण रहा है। प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ से ही विकेंद्रीकरण रहा है। जिला परिषदों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था रही है। किसके? जिला परिषद के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था रही है। सन 1972 ईस्वी में, किसमें? 1972 ईस्वी में यूपी में बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। अब देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया? 1972 में। फिर और क्वेश्चन बना के पूछेगा कि 1972 में बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में सबसे पहले किस राज्य में आया? तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों। और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में कब आया या किस सन में आया? 1972 में। प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप 1 जुलाई 1999 को ग्राम पंचायतों की प्राथमिक शिक्षा कार्यों का स्थानांतरण किया गया। पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति को प्रभावी बनाया गया। ग्राम शिक्षा समिति को क्या बनाया गया? प्रभावी बनाया गया। फिर साथियों, पंचायतों एवं स्थानीय निकायों की भूमिका। देखिए, जो पंचायत थे और स्थानीय निकाय की भूमिका क्या बनी इसमें? पहला है कि जिला शिक्षा बोर्डों, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। जो जिला में शिक्षा बोर्ड बनाए गए थे उसके और जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किए गए। कहने का मतलब है 1999 की बात, जब यह अधिनियम पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति में आया तो सबसे पहले जिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना के साथ उनकी पंचायतों में स्थानीय भूमिका निभाई गई। फिर क्या है? जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किया गया। अनेक प्रकार के संस्थान प्रशिक्षण के लिए खोले गए। दूसरा है प्रबंधन का विकेंद्रीकरण। प्रबंधन किया गया कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मिलती रहें। स्वायत्तता की व्यवस्था। स्वायत्तता मतलब निजीकरण, जो अपने आप की, ऑटोनोमस। ठीक है। उसके बाद में चौथा है संस्थाओं, पद्धतियों तथा शिक्षकों का दायित्व निश्चित करना। जो संस्था थी, जो पद्धति थी, सिस्टम, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग टीचर का जो दायित्व होता है वह क्या करना? निश्चित करना। है जिला स्तर के निकाय। इन निकायों में शिक्षाविदों, महिलाओं, युवकों, अभिभावकों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों, नगर परिषद एवं छावनी परिषद का प्रतिनिधित्व होता था। ठीक है। इन प्रकार के जो शिक्षाविद थे, महिला थी, जो वहाँ के नवयुवक थे, अभिभावक थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, नगर परिषद एवं छावनी परिषद का प्रतिनिधित्व होता है। ये सभी प्रकार के प्राथमिक शिक्षा का संवर्धन करते हैं। राज्य सरकार की भूमिका। राज्य सरकार की भूमिका क्या होती है? अगले पॉइंट में राज्य सरकार की भूमिका में साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना 1986 के अनुसार राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो केंद्रीय बोर्ड के अनुरूप होगा, जो सेंट्रल बोर्ड के क्या होगा? अनुरूप होगा। ग्राम शिक्षा समिति में आप लोगों को, इसमें तो पीडीएफ में जो है लिखी नहीं है कंटेंट, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जो ग्राम शिक्षा समिति थी, विलेज एजुकेशन कमेटी। ठीक है। इसमें क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास। ग्राम शिक्षा समिति में क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है?
साथियों, शिक्षा के विकास समुदाय की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास समुदाय की भागीदारी और स्थानीय संसाधनों के उचित उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब यह है, इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को और पहुंचाने में बेहतर बनाया जाए। ग्राम स्तर तक, गांव स्तर तक क्या करना है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उनको बेहतर बनाया जाए। अब अगला टॉपिक है साथियों, इसमें क्या है, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का क्या है, महत्व। तो पहले पॉइंट में है बाल अधिगम में प्रारंभिक विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे गीली मिट्टी की तरह परिवर्तनीय व्यक्तित्व की तरह होता है। इसे निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर किया जा सकता है। जब बच्चे प्राथमिक स्तर पर होते हैं तो जैसे गीली मिट्टी होती है, उसी तरह गीली मिट्टी को जिस आकार में आप ढाल देंगे उसी आकार में वह मिट्टी ढल जाती है। तो वैसे क्या है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वह गीली मिट्टी के समान ही होते हैं। उनको जिस स्तर पे, जिस आकार में आप जिस माहौल में रखेंगे तो उसी माहौल में वह ढल जाएंगे। और इसके निर्देशन और परामर्श के द्वारा सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। उसके बाद साथियों, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श का भी महत्व होता है। तीसरा है कि माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। ठीक है, अब अगला यह स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है साथियों, यह रूथ स्ट्रैंग महोदय का है। किसका है, रूथ स्ट्रैंग महोदय का है। यह जो है इम्पॉर्टेंट है, क्या है, इम्पॉर्टेंट है। व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम को चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना। यह क्या है, रूथ स्ट्रैंग का क्या है, स्टेटमेंट है। यह इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। साथियों, महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर भी जाना जा सकता है। तो पहला बिंदु है भावी शिक्षा के चयन में, जो भावी शिक्षा है उनके चयन में। दूसरा पॉइंट है विद्यालय में समायोजन करने हेतु। तीसरा पॉइंट है रोजगार प्राप्त करने में सहायक शिक्षण हेतु। चौथा पॉइंट है अव्यय एवं अवरोधन को रोकने हेतु। विद्यालय में जो हरासमेंट होता है, बच्चे विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं, अब विद्यालय में जो एडमिशन नहीं होता है, तो ये सब कमियां जो है उनको रोकने के लिए। ठीक है, अधिगम को व्यवहारिक एवं अस्थायी बनाने के लिए। भाई अगर बच्चों को उनके वातावरण के अनुरूप उनको कोई चीज बताएंगे, सिखाएंगे तो वह अस्थायी होगा और वह व्यवहारिक होगा, तो बच्चों को सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है अधिगम की विधियां अपनाने हेतु। जो टीचिंग लर्निंग टीचिंग है, अप्रोच है, उनको आप अपना करके बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करिए। सातवें पॉइंट है अधिगम में रुचि। अधिगम में क्या है, रुचि उत्पन्न करने हेतु। अब ये नहीं है कि बच्चे को आप जबरदस्ती कोई चीज पढ़ाए चले जा रहे हैं, उनका कोई रुचि ही नहीं है, तो कोई पढ़ाने का मतलब नहीं है। एक ही शिक्षण पद्धति पर आप उनको बताए चले जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, तो उनका पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है कि बीच बीच में रुचियां उत्पन्न करना। अगला पॉइंट है समस्यात्मक बच्चों एवं बाल अपराधियों में सुधार हेतु। जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं और बाल अपराधी जो बच्चे होते हैं उनके सुधार के लिए। देखिए आप लोग, सरकारी संगठन, सरकारी में क्या है, मतलब गवर्नमेंट वाले में, गवर्नमेंट में जो संगठन बनता है, देखिए क्या है इसमें। पहला है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मनोविज्ञान। सेकेंड पॉइंट में क्या है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जो मंडल स्तर पर मनोविज्ञान का केंद्र बनाया जाता है वह है। जिले स्तर पर क्या होता है, डाइट होता है। जो सरकारी, जो कि सरकारी क्या है, यहाँ पर जो लोग बीटीसी या डीएलएड करते हैं वह डाइट है। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है जिला चिकित्सालय सरकारी संगठन है। अगला पॉइंट है विभिन्न विद्यालयों के ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी आदि। जो अनेक प्रकार के विद्यालय हैं उनकी जो साइकोलॉजी केंद्र है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये सब क्या है, सरकारी संगठन है। उसके बाद में गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट या एनजीओ के माध्यम से। देखिए इसमें क्या है साथियों, आप लोग जानते होंगे जो गवर्नमेंट संस्था नहीं होती उसमें तो केंद्रीय सरकार गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनको क्या करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पहला है धर्मार्थ, पहला क्या है
धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से, जब आप ट्रस्ट में, जैसे कोई मंदिर मस्जिद हो गया, कोई धर्म से संबंधित हो गया, तो उसमें क्या होता है, जो ट्रस्ट का पैसा आता है क्या करती है सरकार, गवर्नमेंट उसमें निर्वहन करती है। लेकिन प्राइवेट का भी रोल रहता है, दोनों। ठीक है। स्वैच्छिक संगठन, जो अपने आप से एक संगठन समूह के माध्यम से मिलता है, कार्यकर्ता जैसे लायंस क्लब। ठीक है। लायंस कार्य, इसमें कार्यकर्ता कौन होते हैं, लायंस क्लब। ठीक है। जरहुल क्लब, रोटरी क्लब, आवा, आफवा, रेलवे महिला संगठन आदि। क्या है, रेलवे महिला संगठन आदि। तो ये सभी परामर्श संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कौन कौन से, इतने भी आपको जो बताए हैं, लायंस क्लब, झलल क्लब, रोटरी क्लब, आवा और आफवा, रेलवे महिला संगठन, ये सब क्या है, सभी परामर्श संबंधी सुविधाएं, ये सब क्या करते हैं, परामर्श संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। यह सुविधा जब उपलब्ध हो जाती है जनता तक या अभिभावक तक या किसी के माध्यम से और किसी तक पहुंच जाती है, तो किसी कोई समस्या नहीं होती है। इसमें जो गैर सरकारी संगठन है, इसमें साथियों केंद्र सरकार क्या करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार क्या करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है। साथियों आज आप लोगों की समावेशी थर्ड सेमेस्टर का समावेशी का पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब आप लोगों को शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में बताएंगे साथियों। शैक्षिक मूल्यांकन आपका 2-4 क्लास चल भी चुकी है, उसके बाद शैक्षिक मूल्यांकन के साथ साथ और भी क्लासें आपकी चलेंगी साथियों। आप लोग पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। औपचारिक तरीके से आपको एक सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दिया हूँ। आप लोग एक अपने हैंड राइटिंग में एक नोट्स अच्छा सा बना लीजिए और उसको आप पढ़ते रहिए। अभी भी समावेशी में जो प्रिपरेशन करवाना है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा। जो चीज़ अभी जो छूटा होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा साथियों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कीजिए, जोड़िए। और जोड़ने के साथ साथ साथियों इन सब तक जब पहुंचेगा तो और भी साथी इसमें जुड़ेंगे, और सभी साथी जब जुड़ेंगे तो उनको औपचारिक तरीके से और भी सेमेस्टर या जो भी सेमेस्टर के होंगे या थर्ड सेमेस्टर के होंगे तो उनको और भी सब्जेक्ट या पेपर का कंटेंट आपको अभी जो दिया जा रहा है ये मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऑल द बेस्ट।